देखिए, अब जो अगले शासक आएंगे तो हमने पढ़ा है आराम शाह, और आराम शाह के बाद तीसरे जो रूलर आए हैं दिल्ली सल्तनत के वो थे वो थे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद जैसा कि उसने इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, उसने अपना सक्सेसर या उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था अपनी डॉटर को, इट मीन्स अपनी पुत्र को, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्योंकि जब एक बार वो कलिंजर का युद्ध या कलिंजर का अभियान करने गया था तब उसके चारों पुत्र जो हैं अनसक्सेस हो गए थे, असफल हो गए थे। और जब उसने कार्यभार सौंपा था अपनी पुत्री को मतलब रजिया को, और उसने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। तो इसी बात से प्रभावित होकर, इसी बात से खुश होकर इल्तुतमिश ने यह डिक्लेयर किया था कि उसकी पुत्री यानी रजिया सुल्तान ही क्या होगी, उसकी अगली सक्सेसर होगी। हालांकि उसके इस डिसीजन से, उसके इस निर्णय से जो दरबार में रहने वाले जितने भी अधिकारी थे या काउंसिल के जो लोग थे या दल चालीसा के जो लोग थे वो उतने खुश नहीं थे। ऑब्वियसली खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि वो जो समाज है, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, वो समाज पुरुष प्रधान समाज है। और इस ऐसे समाज में अगर किसी फीमेल को बड़ी पोस्ट दी जाती है तो दूसरे जो अधिकारी हैं वो क्या होंगे, नाराज जरूर होंगे। चलिए, तो अगर बात की जाए इल्तुतमिश की डेथ के बाद, तो बेसिकली इल्तुतमिश ने कहा था कि उसकी पुत्री अगली शासक बनेगी या शासिका बनेगी, बट उसी का एक भाई और हुआ करता था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज ने इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद परिस्थिति का फायदा उठाते हुए, कंडीशन का फायदा उठाते हुए, क्योंकि इल्तुतमिश कई लंबे समय तक बीमार रहे और बीमार रहने के बाद उन्होंने ही अपने पुत्र को जो है बुलवाया, और पुत्र कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज। और उस स्थिति में आखिरकार उसे ही अगला शासक बनने का मौका मिला रजिया सुल्तान के बिहाफ में, या रजिया सुल्तान के अलावा शासक जो बना वो कौन बना, रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज अगला शासक बना है दिल्ली सल्तनत का, लेकिन ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। आप लोगों को पता है कि जब रजिया सुल्तान ने रिवोल्ट करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया, और वो जब दिल्ली की जनता के पास गई, जब वो विद्रोह करते हुए लाल वस्त्र पहनकर, जैसा इतिहासकार बताते हैं, मिनहाज उस सिराज ने जो अपनी बुक में लिखा है, जब वो लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के पास गई और उनसे कहा कि मेरे पिता ने मुझे ही अपना अगला उत्तराधिकारी बनाया था और आप दिल्ली की जनता हैं, और आपका मुझे साथ चाहिए। अगर आप मेरे साथ होंगी, आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं अपनी गद्दी पर बैठ जाऊंगी। तो इस तरह जब रिवोल्ट शुरू हुआ और रिवोल्ट जब बढ़ता गया, और साथ ही रजिया सुल्तान का साथ वो जो 40 तुर्की सरदारों का जो ग्रुप था जिसका नाम था तुर्कान चहलगामी या तुर्कान चहलगानी, या जिसे ग्रुप ऑफ 40 या दल चालीसा भी कहा जाता है, उन लोगों ने भी उसकी मदद की। और फाइनली क्या हुआ कि रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी माँ शाह तुर्कान दोनों को ही कैद कर लिया गया और कैद में ही उन दोनों की हत्या कर दी गई। और फाइनली दिल्ली की अगली शासिका कौन बनी, रजिया सुल्तान। चलिए, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के बाद अगली शासिका कौन बनेगी, रजिया सुल्तान। देखिए, इल्तुतमिश का दौर काफी लंबा रहा है। अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने शासन शुरू कर दिया था 1211 से 1236 तक, और उनके शासनकाल में जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि 1215 या 1215 या 16 के लगभग यल्दोज ने अटैक किया और उसको सक्सेसफुली इन्होंने क्या किया, उसको मारकर उसको हरा दिया। और फिर जो दूसरा कुबाचा नामक एक व्यक्ति था जो कांधार और बलूचिस्तान वाले रीजन पर रूल करता था, शासन करता था, काबुल कांधार वाले रीजन पर। तो 1228 में जब इल्तुतमिश ने सिंध पर अटैक किया और उस कुबाचा को भी पराजित करके उसके रीजन को भी एनेक्स कर लिया। और उसी समय फ्रिक्वेंटली एट दैट टाइम जो खलीफा थे इराक के या बगदाद के, उन्होंने अथॉरिटी दे दी किसे, इल्तुतमिश को, उसकी पोस्ट की, उसको लीगल अथॉरिटी दे दी गई, उसे पूरी तरह से मान्यता दे दी गई। इस तरह हमने डिस्कस करना है। और फिर 1221 में उसी के शासनकाल में पहला मंगोल इन्वेजन हुआ भारत में, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर नहीं हो पाया या होते होते रह गया।
1221 में चंगेज खान या यंगीज खान मंगोलिया का आक्रमणकारी आया, लेकिन वो सिंध से ही क्या हुआ, वापस लौट गया। ये इसके अलावा जो जो बातें थी वो मैंने बताई। कुछ कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे जो चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जीतल और टंका। इसके अलावा जो प्रथा उन्होंने शुरू की थी एकता प्रणाली या एकता सिस्टम, जिसमें कि जो जीता हुआ जमीन का क्षेत्र होता था उस क्षेत्र को किसी अधिकारी को या किसी ऑफिसर को दे दिया जाता था। उस जमीन के क्षेत्र को एकता कहा जाता है और उस व्यक्ति को, जिसको, उस ऑफिसर को जिसे वो जमीन दी गई है, उसे कहा जाता है एकतादार। इस प्रथा को शुरू किया था किसने? इल्तुतमिश ने इंडिया में। चलिए अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश का सबसे जो बड़ा पुत्र था, इल्तुतमिश का सबसे प्रिय और सबसे बड़ा पुत्र। हालांकि 1229 में 1229 में उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, जिसका नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन जो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे एल्डेस्ट सन था और उसका सबसे बड़ा प्रिय पुत्र भी हुआ करता था। क्योंकि 1229 में उसकी डेथ हो गई थी नासिरुद्दीन महमूद की या सिर्फ नासिरुद्दीन की, और जब ये डेथ हो गई, इस डेथ से काफी दुखी हुआ इल्तुतमिश और 1220 और 1231 1231 में नासिरुद्दीन की मेमोरी में या नासिरुद्दीन के सम्मान में एक समाधि बनाई गई जिसका नाम है सुल्तान गढ़ी की समाधि, जो दिल्ली में ही है, सुल्तान गढ़ी। टॉम्ब ऑफ सुल्तान गढ़ी। आपसे पूछा जाएगा सुल्तान गढ़ी की समाधि किसकी समाधि है? आंसर होगा नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का सबसे प्रिय और सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था नासिरुद्दीन। उसी की समाधि है सुल्तान गढ़ी की समाधि, जो कहां पर है? दिल्ली में है। कब बनवाई गई थी? 1231 में। और आप लोगों को पता है 1229 में ही कंप्लीट हो गया था कुतुब मीनार का निर्माण, या कुतुब मीनार पूरी तरह से निर्मित हो चुका था 1229 में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश ने किन किन बिल्डिंग्स के निर्माण करवाए थे, क्या क्या आर्किटेक्चर में योगदान दिया था। तो सुल्तान गढ़ी की समाधि, दैट वाज द टॉम्ब ऑफ हिज एल्डेस्ट सन हु वाज नासिरुद्दीन। इसके अलावा इल्तुतमिश ने ही बनवाई है कुछ और भी चीजें, जैसे कि जो बावड़ियां होती हैं, जो पानी का सोर्स होती हैं बावड़ी, उन्हीं में से एक बावड़ी बनवाई है जिससे हम बोलते हैं गंधक की बावड़ी या गंधक की बावड़ी। तो गंधक की बावड़ी जो दिल्ली में है उसी का निर्माण कराया है। इसके अलावा एक तालाब जिसे कहा जाता है होज, होज ए सामी, होज ए सामी, इट मीन्स ये एक प्रकार का तालाब होता है, उसका निर्माण भी कराया है इल्तुतमिश ने। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से किसके ऊपर? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सुल्तान गढ़ी की समाधि के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार के ऊपर। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुका था 1229 यानी 1229 में ही। तो ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश ने किन किन बिल्डिंग्स का निर्माण कराया था और कौन कौन सी बिल्डिंग्स इल्तुतमिश ने बनवाई थी। चलिए अब आगे चलते हैं और अब आगे गौर करेंगे रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान के इतिहास के बारे में। फोर्थ जो रूलर होगा वो होगा रुकनुद्दीन फिरोज। जिनके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि इन्होंने रूल किया सिर्फ 7 महीने यानी 7 मंथ ही रूल किया है। इट मीन 1236 से 1236 1236 से 1236 ही लगभग 7 महीने का शासन रहा है किसका? रुकनुद्दीन फिरोज का। हाउएवर रुकनुद्दीन स्पेंट हिज टाइम इन परस्यूइंग प्लेजर एंड लेफ्ट हिज मदर शाह तुर्कान इन कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स कि जब इन्हें शासन करने का मौका मिला तब ये ज्यादातर बिजी रहे अपने खुद के प्लेजर में, यानी अपने खुद के ही प्रोग्राम वगैरह में, अपने खुद के आरामदायक कार्यक्रमों में ही क्या रहे? बिजी रहे, अपने आरामदायक कार्यों में बिजी रहे। और जो प्रशासन का कार्य था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, वो सौंप दिया उन्होंने अपनी माँ को, जिनका नाम था शाह तुर्कान। और ऐसा कहा जाता है कि शाह तुर्कान एक वाइफ हुआ, एक नाजायज पत्नी हुआ करती थी किसकी? इल्तुतमिश की। तो शाह तुर्कान एक नाजायज पत्नी थी किसकी? इल्तुतमिश की। और उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे रुकनुद्दीन फिरोज। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तब रुकनुद्दीन फिरोज
अगले ही शासक बने, अगले रूलर बने। लेकिन एक्चुअल में जो डिक्लेयर किया था इल्तुतमिश ने, वो किसे किया था? रजिया सुल्तान को। तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने प्रशासन के सारे कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कार्य किसे सौंप दिए थे? अपनी माँ शाह तुर्कान को। और ये लगे हुए रहते थे अपने खुद के प्लेजर में, अपने खुद के आनंद में ही, म्यूजिक वगैरह या नृत्य वगैरह ही के कार्यक्रमों में ही अपने दरबार में बिजी रहा करते थे। प्रशासन के सारे कार्य इनकी माँ को सौंप दिए थे। द मिस एडमिनिस्ट्रेशन लेड टू रिवेलियन। अब जब प्रशासन ठीक से नहीं हुआ तो धीरे धीरे अधिकारियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और विद्रोह करने के बाद जब ये विद्रोह ज्यादा बढ़ता गया तो वो जो 40 इंपोर्टेंट ऑफिसर्स थे उन लोगों ने दोनों को ही क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, दोनों को ही कैद कर लिया और उसी कैद में दोनों की हत्या कर दी गई। तो इतिहासकारों का एक मत ये भी है, इस तरह से भी विद्रोह हुआ, और एक मत ये भी है कि जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज सिंहासन पर बैठा, इसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी किसने? रजिया ने। और रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के पास पहुंच गई और दिल्ली की जनता से ही जाकर रजिया ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे ही अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और आप दिल्ली की जनता हैं, आप अगर मेरा साथ देंगी तो मैं अपने सिंहासन पर पहुंच पाऊंगी। क्लियर? तो इस तरह से रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता के पास गई और दिल्ली की जनता से मदद मांगी, और उनकी मदद से जब विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के फलस्वरूप रुकनुद्दीन फिरोज और उनकी माँ शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई और फाइनली रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। चलिए, तो हम बात करेंगे फिफ्थ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पांचवी शासिका या पांचवी सुल्तान, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की अगर बात की जाए तो इन्होंने शासन किया है 4 ईयर, यानी 4 साल ही शासन कर पाई थी, 1236 से 1240, 1240 तक। तो 1236 से 1240 तक ही शासन किया था रजिया सुल्तान ने। और रजिया सुल्तान अपने भाई, या हम बात करें सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज के स्थान पर दिल्ली सल्तनत की अगली शासिका के तौर पर अपॉइंट हुई थी। रजिया सुल्तान के ऊपर से पूछा जाने वाला पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? तो आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका के रूप में जाना जाता है किसे? रजिया सुल्तान को। क्लियर? रजिया सुल्तान की अगर बात की जाए ना, तो रजिया सुल्तान मर्दों की पोशाकें पहना करती थी, सर पर टोपी पहना करती थी और कोट पहनकर अपने दरबार में न्याय किया करती थी। उसकी इसी बोल्डनेस के कारण, उसके इसी बोल्ड एटीट्यूड के कारण ही उसे रजिया बेगम कहने के स्थान पर रजिया सुल्तान कहा जाता था। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि सिंपल सी बात है, आप लोग ये समझें कि एक फीमेल होते हुए भी ये पुरुषों के वस्त्र धारण किया करती थी। समझ गए? और आप लोगों को पता है कि वो जो समाज था, वो जो दौर चल रहा था, उस दौर में जो मुस्लिम फीमेल्स हुआ करती थी, जो मुस्लिम महिलाएं हुआ करती थी, उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस थे, उनके ऊपर काफी रुकावटें थी। और ये महिलाएं हिजाब में ही क्या होती थी? हिजाब ही हमेशा क्या करती थी? पहना करती थी। लेकिन रजिया सुल्तान ने पूरी तरह से पर्दा प्रथा और जो हिजाब पहनने की प्रथा है उसे पूरी तरह से क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया। और जब भी वो दरबार में जाती तो पुरुषों के वस्त्र, इट मीन्स टोपी और काबा और वो जो उस समय पर जो वस्त्र चलते थे, वो सारे वस्त्र धारण करके ही पुरुषों के बेस में दरबार में जाया करती थी। तो ये एक खास बात है जो ध्यान रखना आप लोगों को। अब जब वो ऐसे वस्त्र पहनकर जाती थी तो कई सारे लोगों को इससे क्या हुई? परेशानी होना शुरू हुई। कई सारे लोगों को इस बात से परेशानी हुई और इनसिक्योरिटी पैदा हुई, क्योंकि एक फीमेल जो थी वो पुरुषों के वस्त्र धारण करके उनके ऊपर हुकूमत चला रही थी, उनके ऊपर आदेश चला रही थी, जिससे पुरुष प्रधान समाज या पुरुष जो अपने आप को सबसे अथॉरिटी मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारे लिए अपमान की बात है। और इसी इनसिक्योरिटी के कारण क्या क्या घटनाएं हुई हैं हमें वो समझना। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम जो शुरू हुई रजिया सुल्तान के शासन से, वो उसी के एक भाई को होना शुरू हुई, जिसका नाम था बहराम शाह।
तो रजिया सुल्तान का ही एक दूसरे नंबर का भाई हुआ करता था जिसका नाम था बहराम शाह, और एक सौतेला भाई रुकनुद्दीन फिरोज। तो रजिया सुल्तान का ही एक भाई हुआ करता था बहराम शाह, और जैसे रजिया सुल्तान शासिका बनी और उसने अपनी कुछ एक्टिविटी शुरू की, उससे इनसिक्योर फील हुआ और उससे अपमानित फील हुआ बहराम शाह, और वो प्लानिंग करने लगा, स्ट्रेटेजी तैयार करने लगा रजिया सुल्तान को मरवाने की। क्लियर? तो बहराम शाह स्ट्रेटेजी या प्लानिंग स्टार्ट कर दी है उसने, किसे मरवाने के लिए? रजिया सुल्तान को मरवाने के लिए। अब देखिए आगे, बहराम शाह ने क्या किया कि जो तुर्कान चहलगामी के 40 इंपोर्टेंट ऑफिसर्स थे, जो 40 खास अधिकारी थे, उन सारे अधिकारियों को अपनी ओर कर लिया, और साथ ही भड़का दिया किसके अगेंस्ट में? किसके अगेंस्ट में कर दिया? रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में। अब ये 40 तुर्की सरदार किसके आदेश का पालन करते हैं, किसके नियमों पर चलते हैं? बहराम शाह के, जबकि उन्हें चलना चाहिए किसके रूलिंग के अकॉर्डिंग, किसके आदेश के अकॉर्डिंग? रजिया सुल्तान के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से प्लानिंग तैयार की किसने? बहराम शाह ने, और 40 तुर्की सरदारों के समूह को या उन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और विपक्ष में कर दिया किसको? रजिया सुल्तान को। अब देखते हैं आगे। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि अपने जो सबसे विश्वास पात्र लोग थे, अपने जो सबसे खास लोग थे, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंट किया। जैसे कि एक उसका खास विश्वास योग्य व्यक्ति था जिसका नाम था एथगीन। एथगीन जो एक काफी विश्वास पात्र व्यक्ति था रजिया सुल्तान का, एथगीन को रजिया सुल्तान ने बंदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। बंदायूं जो उत्तर प्रदेश में है, और आप लोगों को पता है किसी जमाने में इल्तुतमिश बंदायूं का ही क्या हुआ करता था? गवर्नर। बंदायूं का ही कार्य सौंपा गया था उसको, समझ गए ना? तो काफी समय से वो बंदायूं का गवर्नर था, और जब वो दिल्ली सल्तनत का शासक बना तब वो दिल्ली आया। एथगीन को गवर्नर बना दिया, कहां का? बंदायूं का। ध्यान रखिएगा, एथगीन के गवर्नर बनने से पहले रुकनुद्दीन फिरोज भी बंदायूं का गवर्नर रह चुका था, और उसके बाद अब एथगीन बंदायूं का गवर्नर बना, जो एक सबसे शक्तिशाली या सबसे सिक्योर्ड जगह हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की। दूसरा, एक और विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करता था रजिया सुल्तान का, जिसका नाम था अल-तूनिया। और अल-तूनिया को रजिया सुल्तान ने गवर्नर बना दिया था पंजाब का। पंजाब के पास भटिंडा वाले क्षेत्र का गवर्नर किसे बना दिया गया था? अल-तूनिया को। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान ने अपने दो सबसे विश्वास पात्र लोग, जिनका नाम हुआ करता था एथगीन और दूसरा नाम था अल-तूनिया, उन्हें अपॉइंट कर दिया था गवर्नर या राज्यपाल के पद पर, बंदायूं और भटिंडा का। ठीक है, अब एक नाम और ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, किसकी लाइफ से रिलेटेड? रजिया सुल्तान की लाइफ से रिलेटेड, और वो नाम होगा जमालुद्दीन याकूत। तो ध्यान रखिए, एक और नाम बस बता रहा हूं मैं जिसका नाम है जमालुद्दीन याकूत। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं बस उन्हीं के ऊपर आगे पीछे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो यहां पर एक नाम है जिसका नाम है जमालुद्दीन याकूत। देखिए, जमालुद्दीन याकूत वो व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि रजिया सुल्तान के इस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चला करते थे। इट मींस ये रजिया सुल्तान का क्या था? एक प्रेमी था। ध्यान रखिएगा, ही वॉज अ लवर ऑफ रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान का ही एक प्रेमी हुआ करता था, और रजिया सुल्तान के इसी के साथ प्रेम प्रसंग चला करते थे। देखिए, जमालुद्दीन याकूत की अगर बात की जाए तो ये अबसीनियाई हबसी था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जमालुद्दीन याकूत नामक जो व्यक्ति था वो अबसीनिया का एक हबसी हुआ करता था। अबसीनिया आज के समय इथोपिया को कहा जाता है। तो अबसीनियाई हबसी कौन हुआ करता था? जमालुद्दीन याकूत। देखिए, ये जो व्यक्ति था ना जमालुद्दीन याकूत, इसका काम था इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश के हॉर्स का, के घोड़े का रखरखाव करना, और जब वो घोड़े पर चलते थे तो ये अपने हाथों पर उनके पैरों को
रखकर उन्हें घोड़े पर चढ़वाया करता था। ये कार्य था, ये काम था किसका? जमालुद्दीन याकूत का। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तब रजिया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत के प्रेम प्रसंग काफी बढ़ गए और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्रेम प्रसंग हो गए। फाइनली क्या हुआ कि रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को, चूंकि अब रजिया सुल्तान भी क्या हो चुकी थी? सुल्तान के पोस्ट पर आ चुकी थी, यानी कि एक शासिका बन चुकी थी। और चूंकि उसके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं जमालुद्दीन याकूत के साथ, जो एक छोटे से पद पर था, रख रखाव किया करता था घोड़े का इल्तुतमिश के, तो फाइनली क्या किया? रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को एक बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया और वो पोस्ट थी आमिर ए आखूर की। आमिर ए आखूर एक बड़ा डिपार्टमेंट का एक मंत्री को कहा जाता है, एक बड़े डिपार्टमेंट के एक मंत्री को, और वो डिपार्टमेंट है हॉर्स डिपार्टमेंट, यानी घोड़ा विभाग। हॉर्स डिपार्टमेंट का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, मंत्री नियुक्त कर दिया गया किसे? जमालुद्दीन याकूत को। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जमालुद्दीन याकूत को एक बहुत बड़ा पद सौंप दिया था किसने? रजिया सुल्तान ने। और इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों का कहना है कि जमालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम प्रसंग चलाना ही रजिया सुल्तान के लिए काफी महंगा साबित हुआ है। यही कारण बना है रजिया सुल्तान के पतन का या रजिया सुल्तान की मृत्यु का भी। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे की जो स्टोरी है, आगे की जो कहानी है वो इस तरह से है कि क्योंकि सारे के सारे आमिर और जो उच्च अधिकारी थे, जो उच्च ऑफिसर्स थे, वो इस बात के खिलाफ थे कि एक छोटी कास्ट के व्यक्ति को, एक छोटे जाति के व्यक्ति को एक उच्च वर्ग के एक उच्च पोस्ट पर क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। इससे सारे के सारे जो अधिकारी थे, सारे के सारे उच्च कुल के या उच्च वर्ग के जो ऑफिसर्स थे, वो रजिया सुल्तान के विरोध में थे और रजिया सुल्तान के खिलाफ हो चुके थे। और ऑब्वियसली वो पहले से भी गुस्सा थे, लेकिन जिस तरह से डिसीजन रजिया सुल्तान ले रही थी, जैसे कि उसने ये 2 जगहों पर अपने विश्वास पात्र लोगों को अपॉइंट किया और हॉर्स डिपार्टमेंट का हेड जमालुद्दीन याकूत को अपॉइंट कर दिया, इन सारे डिसीजन से, और साथ ही वो जो पुरुषों के वस्त्र धारण करके आती थी और अपनी मर्जी से सारे काम करती थी, इन सारी चीजों से जितने पुरुष ऑफिसर्स थे वो सब उससे क्या थे? नाराज थे। अब देखिए फाइनली क्या हुआ? 1240 में क्या हुआ? जिस पर काफी विश्वास था रजिया सुल्तान को और उसे भटिंडा का गवर्नर बनाया गया था, इट मींस कौन? अल्तुनिया ने 1240 में क्या करना शुरू कर दिया? रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, इन 1240 रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय अल्तुनिया। 1240 में अल्तुनिया ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, इन 1240 रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय अल्तुनिया, या हम बोल सकते हैं अल्तुनिया का रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया। रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया शुरू हुआ 1240 में। और इसी रिवोल्ट को दबाने के लिए, इसी रिवोल्ट को शांत करने के लिए रजिया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत अपनी सेना के साथ निकले। कहाँ की ओर? पंजाब की ओर। तो रजिया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत दोनों अपनी सेना के साथ कहाँ निकले? पंजाब की ओर। और पंजाब में जाकर जब इनका युद्ध शुरू हुआ, किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। इस युद्ध में अल्तुनिया ने हत्या कर दिया, अल्तुनिया ने युद्ध में मार दिया किसे? जमालुद्दीन याकूत को। इट मीन्स की याकूत किल्ड बाय अल्तुनिया। तो अल्तुनिया ने क्या किया? जमालुद्दीन याकूत की तो हत्या कर दी और रजिया सुल्तान को अपनी कैद में क्या कर लिया? कैद कर लिया। ध्यान रखिए कि अल्तुनिया किल्ड याकूत एंड इम्प्रेशन रजिया को कैद कर लिया, रजिया को बंदी बना लिया। अब जब रजिया को कैद कर लिया गया और याकूत की हत्या कर दी गई, इस बात से सबसे ज्यादा खुशी, या ये खबर जब दिल्ली पहुंची तो इस बात से सबसे ज्यादा खुशी जो हुई पहुंची है, वो किसे पहुंची है? बहराम शाह को। और अभी मैंने बताया कि बहराम शाह सबसे ज्यादा नाराज था और सबसे ज्यादा दुखी था रजिया सुल्तान के शासक बनने के बाद, और वो प्लानिंग तैयार कर रहा था रजिया को मारने की, और उसी ने सारे तुर्की सरदारों को या 40 तुर्की सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया था। अब क्या हुआ कि
जब उसे ये खबर पहुंची कि रजिया को इस तरह से कैद कर लिया गया और याकूत की हत्या कर दी गई है, तो वो काफी खुश हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसी समय उसने 1240 में ही 1240 यानी 1240 में ही दिल्ली का सुल्तान अपॉइंट कर लिया। खुद ही क्या बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया 1240 में ही। जब उसे ये न्यूज पता चली, व्हेन ही हेयर द न्यूज दैट रजिया वाज imprisoned एंड याकूत वाज किल्ड बाय अल्तुनिया, ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली, और इसने अपने आप को ही दिल्ली का सुल्तान अपॉइंट कर दिया इन 1240 में। क्लियर। लेकिन कहानी में मोड़ आया, कहानी में क्या हुआ, टर्न हुआ, कहानी टर्न हो गई, ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि अल्तुनिया मिलने पहुंचे जेल में रजिया सुल्तान के पास, और रजिया सुल्तान से कहा आपके पास दो कंडीशंस हैं, दो शर्तें हैं, या तो आप दिल्ली सल्तनत मेरे हवाले कर दीजिए, मेरे सुपुत्र कर दीजिए, और मैं जाकर अटैक करूंगा किस पर, बहराम शाह पर, और उसे अपने कंट्रोल में कर लूंगा, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि मुझसे विवाह कर लीजिए। दोनों ही रास्ते हैं, दो रास्ते, या तो विवाह कर लो, मेरे से शादी कर लो, या फिर क्या करो कि भूल जाओ सारी चीजें, दिल्ली सल्तनत अब हमारे नियंत्रण में है, दिल्ली सल्तनत को भूल जाओ। क्योंकि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत काफी प्रिय थी और वो दिल्ली सल्तनत को छोड़ नहीं सकती थी, तो उसने दूसरी शर्त को एक्सेप्ट किया और उसने विवाह कर लिया किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रजिया ने किसके साथ विवाह किया, तो ध्यान रखिएगा, रजिया गॉट मैरिड विथ अल्तुनिया, रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था 1240 में। शी गॉट मैरिड विथ अल्तुनिया इन 1240, और विवाह करने के बाद, सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद 1240 में ही दोनों वापस गए दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर निकले, वो पंजाब या भटिंडा से दिल्ली की ओर निकले, अपनी सेना को लेकर, अपनी बड़ी सी सेना को लेकर दिल्ली की ओर निकले, और अब उनका जो टारगेट था वो था बहराम शाह। बहराम शाह को मारकर दिल्ली पर कब्जा करना या दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना। लेकिन जब ये बहराम शाह को खबर पहुंची कि इस तरह से दोनों अपनी सेना लेकर निकल रहे हैं, तब उसने आदेश दिया ग्रुप ऑफ 40 के अपने 40 अधिकारियों को, उसने आदेश दिया ग्रुप ऑफ 40 के अपने 40 अधिकारियों को, और उनसे कहा कि किसी भी कीमत पर रजिया सुल्तान दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसने आदेश दिया अपने 40 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को कि किसी भी कीमत पर रजिया दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसे रास्ते में ही उसे और अल्तुनिया को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तब जब रजिया सुल्तान वहां से निकली, तब उनका जो शिविर था, उनके साथ जो फौज थी, उन्होंने, जो आर्मी थी, उन्होंने एक विश्राम के लिए वो रुके रात में, रात्रि के टाइम पर, नाइट के टाइम पर वो विश्राम करने के लिए रुके। पंजाब में हरियाणा में एक जगह है कैथल, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है कैथल, कैथल के पास या कैथल में ये लोग विश्राम करने के लिए रुके, रजिया और उसके हस्बैंड जिनका नाम था अल्तुनिया। ये लोग वहां विश्राम कर रहे थे रात्रि में या रात के समय। उसी समय 40 तुर्की सरदारों की सेना ने इनके इस शिविर को घेर लिया और इनके ऊपर अटैक कर दिया। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि रजिया को चारों तरफ से घेर लिया गया था और उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था। उसी की सल्तनत के 40 ऑफिसर्स के आदेश पर या 40 ऑफिसर्स के द्वारा। और इसी पर एक गाना बना है कि रजिया गुंडों में फंस गई। इसी कंडीशन के ऊपर यह गाना फिल्माया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो मूवीज वगैरह बनती हैं, जो गाने वगैरह बनते हैं, उनमें कुछ रियलिस्टिक चीजें भी होती हैं। फाइनली क्या हुआ इसके बाद कि रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई, दोनों को मार दिया गया। और फाइनली जो अगला रूलर जो बन चुका था पहले ही, वही रूल करता रहा, जिसका नाम क्या था, आराम साहब। तो ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजिया सुल्तान, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहला पॉइंट, 1236 से 1240 तक रूल किया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान वॉज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ड्यूरिंग हिज रूल, उनके समय पर जब वो शासन करने के लिए आई, तो इस बात से सबसे ज्यादा परेशानी या दिक्कत किसे हुई, उन्हीं के एक दूसरे नंबर के भाई बहराम शाह को। और उन्होंने प्लानिंग करना शुरू की, स्ट्रेटेजी बनाना शुरू की कि हाउ टू किल्ड
रजिया, रजिया को किस तरह मारा जाए, रजिया की किस तरह हत्या की जाए, ये प्लान करना शुरू किया बहराम शाह ने। Some important decision taken by Razia Sultan was she appointed H. Gin to the governor of Bandayu and Altunia to the governor of Punjab or Batinda, and she also appointed Jamaluddin Yaqut in the post of Amir Akur। ये सारे डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इन 1240 अल्तुनिया रिवोल्टेड इन पंजाब, और अल्तुनिया ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक डिक्लेयर कर दिया पंजाब का या भटिंडा का, एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था किसने, अल्तुनिया ने। देन रजिया एंड याकूत केम टू अटैक ऑन अल्तुनिया, तब दोनों की सेनाएं अल्तुनिया पर अटैक करने पहुंची 1240 में ही। बट अल्तुनिया किल्ड याकूत एंड इम्प्रेशन रजिया, और रजिया को कैद कर लिया गया। उसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और फिर क्या हुआ है, फाइनली रजिया गोट मैरिड विथ अल्तुनिया, और फिर ये जो दोनों थे ये निकले थे दिल्ली के लिए, और रास्ते में ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह आती है कैथल, यहीं पर तुर्कान चहलगामी के लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। क्लियर। तो ये कहानी थी, ये स्टोरी थी इंडिया की एकमात्र या दिल्ली सल्तनत की एकमात्र वुमेन रूलर, जो कि एक काफी बोल्ड और काफी साहसी मानी जाती थी। चलिए, तो हम बात करेंगे अगले रूलर के बारे में, जिनका नाम है बहराम शाह, जो ज्यादा समय तक रूल नहीं कर पाए, खाली 2 साल ही इन्होंने शासन किया। 1240 से 1242 2 साल ही शासन किया किसने, बहराम शाह ने। चलिए, अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की हत्या करवाकर या रजिया सुल्तान को मरवाकर अगला जो शासक बना उसी का एक भाई, उसी का सेकंड भाई, दूसरे नंबर का भाई, जिसका नाम था बहराम शाह। तो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के छठे शासक के बारे में, जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह ने ही हत्या करवा दी थी किसकी, रजिया सुल्तान की। किसके द्वारा, तो जो तुर्कान चहलगामी के 40 ऑफिसर्स थे, 40 जो सरदार थे, उन्हीं के द्वारा हत्या करवा दी गई थी किसकी, रजिया सुल्तान की। हालांकि बहराम शाह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया और इसने शासन किया मात्र 2 सालों तक। इट मींस 1240 से 1242 तक ही रूल कर पाया बहराम शाह। तो ध्यान रखिएगा कि बहराम शाह का शासनकाल, देखिए यहाँ पे ईयर्स का इंपॉर्टेंस है, जो मैं ईयर्स लिखा रहा हूँ ना, उन सारे ईयर्स का इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली आप लोगों से क्वेश्चन ईयर वाइज पूछे जाएंगे। जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, या इसके पहले जो लेक्चर 3 हमने पढ़ा, जिसमें राजपूत किंगडम के बारे में हमने बात की, वहां पे भी कोई ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ जो युद्ध वगैरह हुए हैं वो जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हमने डिस्कस किया था 18 जून 1576 से 1576 में हुआ। इसके अलावा तराइन का जो युद्ध हुए हैं, तो उनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी ज्यादा ईयर्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। बट यहाँ पे जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो ईयर्स का इंपॉर्टेंस है, और यहाँ से क्वेश्चन ईयर वाइज पूछे जाएंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ईयर्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे है मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में। तो बहराम शाह का शासन शुरू हुआ, खाली 2 वर्ष ही ये शासन कर पाए, 1240 से 1242 तक ही। और शासक बनते या सुल्तान बनने के बाद, देखिए सुल्तान तो ये तभी बन चुके थे जब इन्हें खबर मिली थी कि रजिया सुल्तान को कैप्ट कर लिया गया है, रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया है, किसके द्वारा, अल्तुनिया के द्वारा। उसी समय इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, सुल्तान के पद पर अपॉइंट कर दिया था। बट क्या हुआ, कहानी में मोड़ आ गया और कहानी में ट्विस्ट आ गया, और उसके बाद रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों अपनी सेना को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ने लगे, और वहीं पर कैथल के निकट बहराम शाह ने उनकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। अब देखिए, राजा बनने के बाद इसने सबसे पहला, या सुल्तान बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि एक नई पोस्ट, एक नया पद उसने क्या किया, क्रिएट किया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ही क्रिएट अ न्यू पोस्ट, एक नया पद उसने क्या किया है, क्रिएट किया है। ही क्रिएट अ न्यू पोस्ट, और ये जो न्यू पोस्ट हुआ करती थी, इसका नाम था नायाब ए मुमलिकात। तो इन्होंने एक नई पोस्ट बनाई जिसका नाम था नायाब ए मुमलिकात। अब इस पोस्ट की अगर हम बात करें, तो नायाब ए मुमलिकात की अगर बात की जाए, तो ये एक प्रकार से सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उस समय की, सबसे बड़ा पद हुआ करता था। आप लोग इसे प्रधानमंत्री या वजीर के रूप में समझ सकते हैं। क्लियर। उस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए नायाब ममलिकात के पहले क्या था कि 40 तुर्की सरदारों का समूह था। तो वो जो 40 तुर्की सरदार थे वो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती थी उस समय की। लेकिन चूंकि 40 तुर्की सरदारों ने क्या किया, रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी, किसके कहने पर, बहराम शाह के कहने पर। तो अब इनसिक्योरिटी किसको फील हुई है, बहराम शाह को। बहराम शाह को पता है
कि अगर मैंने हत्या करवा दी थी रजिया सुल्तान की, तो हो सकता है कोई और भी हत्या करवा सकता है मेरी, किनके द्वारा, 40 तुर्की सरदारों के द्वारा। इट मीन्स 40 तुर्की सरदारों के ऊपर भी एक ऑफिसर होना चाहिए जो उन सभी का सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाली पोस्ट बनाई गई, और इस पोस्ट की अगर बात की जाए तो ये 40 तुर्की सरदारों का भी क्या था, सरदार था। यानी तुर्कान चहलगानी का सबसे बड़ा जो ऑफिसर हुआ वो हुआ नायाब ए मुमालिकात या नायाब ए ममलिकात। और नायाब ए मुमालिकात या नायाब ए ममलिकात किसके कंट्रोल में काम करता था? सुल्तान के नियंत्रण में। सुल्तान के नियंत्रण में ही वर्क या कार्य करेगा कौन? नायाब ए ममलिकात। और नायाब ए ममलिकात के अंडर में होंगे, इसके नियंत्रण में होंगे 40 ग्रुप ऑफ 40 के लोग। तो यहां से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। नायब ममलिकात एक पद है जो नियंत्रण रखता है, जो सारे कंट्रोल करता है किसको? ग्रुप ऑफ 40 को। और ये किसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है, और ये सारे इंस्ट्रक्शन किसको देता है? सुल्तान को। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे उन्होंने सॉल्व कर दी। ठीक है, फर्स्ट नायब ममलिकात की अगर बात की जाए, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नायब ममलिकात, तो पहले नायब ममलिकात के पद पर अपॉइंट किया गया था किसे? एथगीन को। किसे अपॉइंट किया गया था? एथगीन। एथगीन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब रजिया सुल्तान का शासन हो रहा था, जब रजिया सुल्तान शासन कर रही थी, तो उसने अपने 2 विश्वास पात्र लोगों को 2 जगह के गवर्नर के पोस्ट पर या राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया था। उसमें एक नाम था एथगीन, और एथगीन को अपॉइंट किया था कहाँ का? बदायूं का गवर्नर। और दूसरा नाम था अल्तूनिया, जिसे अपॉइंट किया गया था भटिंडा या पंजाब का गवर्नर। क्लियर? तो एथगीन कहाँ का गवर्नर हुआ करता था? बदायूं का, बट उसे अभी अपॉइंट किया गया है नायब ममलिकात की पोस्ट पर या नायब ममलिकात की पोस्ट पर। किसके द्वारा? बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह के ही शासनकाल की एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, एक और मुख्य घटना यह है कि इसी के समय पर मंगोलियाई शासकों ने एक बार फिर इंडिया पे अटैक किया था। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग दिस रूल द सेकेंड मंगोल इन्वेजन या मंगोलॉइड इन्वेजन वॉज टेकन। तो इसी के समय पर एक और जो है मंगोल आक्रमण हुआ था इंडिया पर, भारत पर। बट ये इंडिया पर होगा सेकेंड इन्वेजन, क्योंकि इसके पहले चंगेज खान या यंगीज खान ने भी अटैक कर चुका था 1221 में। तो ध्यान रखिएगा, चंगेज खान का आक्रमण हुआ था भारत पर 1221 में। उस समय रूल चल रहा था, शासन चल रहा था किसका? इल्तुतमिश का। और अब ये जो सेकंड इन्वेजन हुआ है, सेकंड जो अटैक हुआ है, वो किसके समय हुआ? बहराम शाह के शासनकाल के समय, 1240 से 1242 के समय। बट ये दिल्ली सल्तनत की दृष्टि से देखा जाए तो फर्स्ट इन्वेजन है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर फर्स्ट इन्वेजन है ये वाला जो इनके समय हुआ। क्योंकि उस समय पर जो इन्वेजन हुआ था वो दिल्ली सल्तनत पर नहीं हुआ था, वो सिर्फ सिंध पर आक्रमण था। और सिंध से ही चंगेज खान अपने वादे के अनुसार वापस लौट गया था, क्योंकि उसने वादा किया था इल्तुतमिश से कि अगर तुम हेल्प नहीं करोगे उनके दुश्मन की, तो हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं करेंगे। और अगर आपने हेल्प की, जलालुद्दीन जो उनका एक दुश्मन था, जो उनके भाई की हत्या करके भागा था, अगर उसकी हेल्प की तो हम पहले अटैक करेंगे दिल्ली सल्तनत को और उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, और फिर अपने दुश्मन को तो हम मार ही डालेंगे। तो ये वादा था, और इसी कारण वो लौट गया था सिंध से ही। बट इस इन्वेजन हुआ है, आक्रमण हुआ है किस पर? दिल्ली सल्तनत पर भी। तो ध्यान रखिएगा, दिस वाज द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मंगोलाइड ऑन दिल्ली सल्तनत एंड ओवरऑल सेकेंड इन्वेजन ऑन इंडिया। तो भारत पर दूसरा और दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण था। 2 साल तक शासन करने के बाद बहराम शाह की हत्या करवा दी थी रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के ही एक पुत्र ने, रुकनुद्दीन फिरोज के ही पुत्र ने हत्या करवा दी थी किसकी? रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र ने हत्या करवा दी थी किसकी? बहराम शाह की। और रुकनुद्दीन फिरोज का जो पुत्र था उसका नाम था मसूद शाह। तो अब जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? मसूद या अलाउद्दीन मसूद शाह, हु वाज द सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज हमें पता है कि रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र हुआ करता था, और उनकी मां का नाम था शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी एक नाजायज पत्नी थी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा भी कहा जाता है कि बहराम शाह की हत्या कुछ सैन्य अधिकारियों या मिलिट्री के ऑफिसर्स के द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय काफी अनरेस्ट की कंडीशन थी, काफी अराजकता फैली हुई थी। और उसी अराजकता के दौर में, उसी अनरेस्ट के पीरियड में ही कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने, कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने हत्या कर दी थी किसकी?
बहराम शाह की, और बहराम शाह की जगह अपॉइंट कर दिया था अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह को, और अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में अगर बात की जाए, ही वॉज द सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज, या पुत्र थे किसके? रुकनुद्दीन फिरोज के। तो एक ही क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जाएगा बहराम शाह के ऊपर से। ही क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट दैट इज नायाब ममलिकात। इन्होंने एक नई पोस्ट अपॉइंट की है, एक नया पद बनाया है जिसका नाम है नायाब ममलिकात। और नायाब ममलिकात का कार्य होगा क्या, उसका क्या काम होगा? तुर्कान चहलगामी के ऊपर नियंत्रण रखना, या तुर्कान चहलगामी के जो 40 अधिकारी हैं उनका भी बड़ा अधिकारी या उनका भी बड़ा सरदार जो होगा वो होगा नायाब मुमलिकात। चलिए अब हम बात करते हैं अगले या 7वें सुल्तान की। दिल्ली सल्तनत के 7वें सुल्तान बने हैं अलाउद्दीन मसूद शाह या अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद और इन्होंने शासन किया है 4 इयर्स तक, यानी 4 साल तक शासन कर पाए हैं। 1242 से 1246 तक, 1242 से 1246 यानी 4 साल तक शासन किया है किसने? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। अब देखते हैं इनके शासनकाल में अगर कोई खास बात हो तो। देखिए सबसे पहली बात तो आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जो अधिकारी थे उन्हीं लोगों ने इसे अपॉइंट कर दिया था। बहराम शाह को हटाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को अपॉइंट कर दिया गया। तो सबसे पहली बात तो कि एक पपेट रूलर की तरह ही साबित हो पाए। किस तरह साबित हो पाए? एज अ पपेट रूलर। पपेट रूलर का मतलब होता है कठपुतली शासक। एक प्रकार का कठपुतली शासक जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, जिसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है। ये सिर्फ एक कठपुतली की तरह है जिसे बैठा दिया गया है गद्दी पर, और किसी दूसरे अधिकारी या दूसरे व्यक्ति के निर्देश पर, दिशा निर्देश पर ही क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है। तो ही वॉज लाइक अ पपेट रूलर। यह एक कठपुतली शासक की तरह ही क्या हो पाया? साबित हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट, ही बिकम इनफेमस। ये काफी विख्यात हुआ। देखिए नकारात्मक रूप से काफी विख्यात हुआ। ही बिकम वेरी इनफेमस फॉर हिज फॉन्डनेस फॉर एंटरटेनमेंट एंड वाइन, यानी कि मदिरा और अपने एंटरटेनमेंट, अपने मनोरंजन और मदिरा की दृष्टि से देखा जाए तो ही वॉज वेरी फेमस, या काफी विख्यात हुआ है अपनी इन एक्टिविटीज के कारण, अपनी इन क्रियाविधि के कारण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इनकी, तो इनके पहले के जो शासक थे वो भी कुछ इसी तरह के हुआ करते थे। बहराम शाह के बारे में भी यही पॉइंट्स हैं और अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में भी यही पॉइंट्स हैं। देखिए अब काफी समय तक रूल करने के बाद, इट मींस 4 ईयर तक, 1246 में इन्होंने थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर, और अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की, अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को बढ़ाने की कोशिश की। बट इतने दिनों से जब ये लगे हुए थे अपने मनोरंजन में, मदिरा में, और अचानक ये अपनी पावर को, अपनी शक्ति को क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाह रहे हैं। देन जो बाकी के ऑफिसर्स थे तुर्कान चहलगामी के, जो अन्य अधिकारी थे, उन्हें ये चीज मंजूर नहीं हुई और फाइनली इन्हें भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया रास्ते से, और इनकी भी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और इनके मरने के बाद जो नया शासक या जो नया सुल्तान गद्दी पर बैठा है उनका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। तो अब अगले जो शासक बनेंगे इस पोस्ट पर वो बनेंगे नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद की अगर बात की जाए तो ही वॉज दी यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के ही पुत्र थे। नासिरुद्दीन महमूद की अगर बात की जाए तो ये इल्तुतमिश के ही पुत्र थे। हालांकि कुछ बुकों में इनके बारे में कुछ अलग भी थ्योरी है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि नासिरुद्दीन महमूद जो एक लंबा रूल या लंबा शासन करेंगे, लगभग 20 ईयर का, और आप लोग समझ सकते हैं कि रूलिंग जो शुरू होगी वो होगी 1246 से, और ये रूल करेंगे 1265, इट मींस 1265 तक। 1246 से 1265 इट मींस कि लगभग 20 या 19 ईयर इन्होंने शासन किया होगा।
चलिए, नासिरुद्दीन महमूद, सबसे पहली बात तो ये कहा जाता ही वॉज द यंगर सन ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यह सबसे छोटे पुत्र थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश का ही पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश इलवरी कास्ट से या इलवरी जाति से बिलोंग किया करता था। मुस्लिम धर्म की कौन सी जाति? इलवरी जाति से। और ये एक जो है नासिरुद्दीन महमूद, ही वॉज द यंगर सन ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इनके बारे में ये कहा जाता है, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, कि ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ये काफी काफी ईमानदार व्यक्ति थे। ही वॉज सो ऑनेस्ट। और ये भी कहा जाता है कि ये अपनी मेहनत से जो भी पैसा अर्न करते थे, जो भी इनकम करते थे, अपनी मेहनत से अपने ही द्वारा जो इनकम अर्न करते थे, उसी से ये अपना गुजारा चलाया करते थे। सादा जीवन इनकी विशेषता थी, और इनके घर में या इनके महल में कोई भी नौकर नहीं रहा करते थे। इनकी वाइफ ही पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, और इनके पास कोई नौकर चाकर नहीं थे, और ये जो कार्य करते थे, जो काम करते थे, उसी से इनका गुजर बसर चलता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये कुरान लिख लिख कर या फिर टोपियां सिल कर अपना काम चलाते थे, अपना घर चलाते थे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। किसके बारे में बात हो रही है? नासिरुद्दीन महमूद। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टोपी सिलकर अपना घर चलाने वाले दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? आंसर क्या होगा? नासिरुद्दीन महमूद। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हीं के एक ससुर थे। इनके जो ससुर हुआ करते थे वो हुआ करते थे गयासुद्दीन बलबन। तो ध्यान रखिएगा कि ही वॉज सन इन लॉ, या हम बोल सकते हैं हिज फादर इन लॉ। इनके जो फादर इन लॉ थे, इट मीन्स इनके जो ससुर थे, वो हुआ करते थे कौन? वो हुआ करते थे गयासुद्दीन बलबन। तो यहां पे हम बात करें बलबन की। बलबन was his फादर इन लॉ। बलबन इनके ससुर थे। देखिए, नासिरुद्दीन महमूद की बात की जाए ना, तो ये एकमात्र शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने मोनोगेमी पर बिलीव किया है। इट मीन्स कि एक ही विवाह किया है और कोई दूसरा विवाह नहीं किया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। और नासिरुद्दीन महमूद की डेथ होने के बाद, की मृत्यु होने के बाद, अगले जो शासक बने वो बने गयासुद्दीन बलबन। क्लियर? इनकी मृत्यु होने के बाद, इनकी डेथ होने के बाद अगला शासक कौन बना है? गयासुद्दीन बलबन। तो यहां तक अगर बात की जाए नासिरुद्दीन महमूद तक, नासिरुद्दीन महमूद ने अपना प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया था। किसे? बलबन को। बलबन ही उनका वजीर हुआ करता था। इट मीन्स बलबन ही नायाब मुमालिकात हुआ करता था। किसके समय पर? नासिरुद्दीन महमूद के समय पर। और नासिरुद्दीन महमूद के पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं थे, कोई भी प्रशासनिक पावर या शक्ति या फिर कोई भी कार्य वो नहीं करते थे। सारे कार्य, सारी जिम्मेदारी संभाली जाती थी किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। इट मीन्स बलबन काफी होशियार या काफी चालाक व्यक्ति था। पहले तो वजीर की पोस्ट पे रहते हुए उसने लगभग 20 ईयर रूल किया, और फिर जब वो शासक बन गया, जब मृत्यु हो गई नासिरुद्दीन महमूद की, तब अगले 20 या 21 ईयर रूल किया, क्योंकि 1265 से 1287 तक रूल किया है किसने? बलबन ने, यानी कि 21 ईयर रूल किया है अगेन। तो लगभग 40 साल तक शासन किया, पहले वजीर के रूप में, इनके वजीर के रूप में, और फिर सुल्तान के रूप में। तो बट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बलबन इज नॉट रिलेटेड टू इल्तुतमिश फैमिली। बलबन इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित नहीं है। तो यहां तक के इल्तुतमिश से लेकर 3 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के ये जो रूलर्स हैं, ये वाले रूलर और ये वाले रूलर, ये तीनों रूलर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो फैमिली है इल्तुतमिश। ये 3 और ये 3, यानी ये जो 6 रूलर हैं, ये जो 6 सुल्तान हैं, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो फैमिली है इल्तुतमिश की फैमिली। और इल्तुतमिश को कहा जाता है इलवरी, या इल्तुतमिश की जो कास्ट है, जो जाति है, वो है इलवरी कास्ट। इसलिए इन सब को इलवरी रूलर कहा जाता है, या इन सब को इलवरी शासक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दीज 6 रूलर्स आर नोन एज इलवरी रूलर्स या इलवरी वंश। ये सब इलवरी वंश से संबंधित थे। और बलबन, अब बलबन की बात करें तो वो एक अलग परिवार से रिलेटेड होगा, उसकी फैमिली अलग होगी। ही इज नॉट रिलेटेड टू इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से संबंधित नहीं था बलबन। हालांकि बलबन काफी चालाक, काफी समझदार व्यक्ति था। 20 साल तो उसने रूल किया, शासन किया एज अ नायाब मुमालिकात, और एज अ पीएम या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर या वजीर के तौर पर। और फिर उसने रूल किया अगले 21 ईयर एज अ रूलर या सुल्तान के तौर पर। देखिए,
इसे एक उपाधि दी गई थी, इसे एक टाइटल दिया गया था बलबन को। किसके द्वारा? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। नासिरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम था उलुग खां। तो ध्यान रखिएगा, उलुग खां कहा जाता है किसे? उलुग खां कहा जाता है किसे? बलबन को। तो बलबन को ही कहा जाता है उलुग खां। उलुग खां वाज द टाइटल ऑफ बलबन दैट वाज गिवन बाय नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, बलबन ही दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूअल रूलर माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर शासक अगर कोई था तो वो कौन था? गुलाम वंश में या पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे क्रूर शासक किसे कहा गया है? बलबन को। बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने ही कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति। और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाने के बाद, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु, चूंकि उसके बाद इनका कोई सक्सेसर नहीं था, इनका कोई पुत्र नहीं था, इनका रियल कोई पुत्र नहीं था, लेकिन बाकी की अगर फैमिली की बात करें तो काफी ज्यादा सक्सेसर्स हुआ करते थे। तो बलबन ने क्या किया? जितने भी वंशज बचे थे, जितने भी उत्तराधिकारी बचे थे, उन सबको मारकर, उन सबको रास्ते से हटाकर बलबन जो है गद्दी पर बैठा था। और इनका तो कोई पुत्र था ही नहीं, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट बाकी कोई जितने अगर सक्सेसर थे, कोई वंशज थे, फैमिली के जो भी मेंबर थे, उन सभी की हत्या करके बलबन अगला शासक बना और उसने रूल किया 1265 से 1287 तक। और अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी और अगर बात की जाए इल्तुतमिश की, तो यहां से लेकर दिल्ली सल्तनत में एक महान शासक आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के। इन दोनों के बीच में एक महान शासक के तौर पर या एक अच्छा शासक के तौर पर जाना जाता है कौन? बलबन को। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के बारे में और उनके शासनकाल के तहत जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे।